Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज हम कुछ स्नैपशॉट प्रिडिक्शन बताएंगे। बहुत जल्दबाजी में कभी कभी हम लोगों को बहुत कुछ बताना पड़ता है। जब क्लाइंट सामने आते हैं तब उसका डिटेल्स कुंडली, उसका डिविजनल चार्ट्स, नवांश कुंडली, दशमांश, ये सब देखने का टाइम नहीं मिलता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो देखते ही आपको उसकी कुंडली के बारे में एक ओवरऑल जानकारी आपको मिल जाएगी। आप में से कुछ लोगों ने लाल किताब के अनुसार शनि का सेकेंड हाउस में यानी दूसरे घर में होने का फल पूछा है। आज वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक स्पेशल चीज जो तिथि के ऊपर निर्भरशील है वो सामने रखेंगे। इस टॉपिक को कहते हैं याम घंटक। यमा मतलब यम देवता, जो मृत्यु के देवता है, धर्म के कारक है। तो वही यम देवता यानी यम एक पर्टिकुलर नक्षत्र और एक पर्टिकुलर तिथि और दिन के समय अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको याम घंटक जन्म मुहूर्त कहा जाता है। ये याम घंटक जो जन्म का मुहूर्त है, ये नॉर्मली उस बच्चे के जीवन के लिए भी और उसके जो आगे बढ़कर वो जो जिंदगी उसको मिलेगी उसके लिए भी ये हानिकारक माना जाता है। अब कुछ केसेस में होते हैं कि उस बच्चे का हेल्थ जन्म से ही बिगड़ता है, बहुत खराब रहता है, पूरा जिंदगी भर खराब रहता है। कुछ केसेस में उनकी पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है और कुछ केसेस में वो सारा जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को किसी भी फील्ड में वो कामयाब नहीं बना पाते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उनका करियर हो, हर जगह पे उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है और ऐसी उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। यानी ये एक दुर्भाग्यपूर्ण योग है। अगर किसी का इस कॉम्बिनेशन में जन्म होता है तो ये सब घटना घटित हो सकती है उनके साथ। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है मैं बताता हूं। अगर किसी बच्चे का जन्म रविवार के दिन होता है और मघा नक्षत्र में होता है, मतलब रविवार जन्म होगा और संडे उसकी जन्म होगी, और जो उसका बर्थ नक्षत्र होगा यानी चंद्रमा उस समय जिस नक्षत्र में जा रहा था, अगर वो मघा होगा, मघा केतु का नक्षत्र है, आप लोग जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, मघा नक्षत्र केतु का होता है। तो रविवार के दिन और मघा नक्षत्र में अगर जन्म होता है तो वो याम घंटक योग बनाते हैं। उसके बाद सोमवार के दिन अगर विशाखा नक्षत्र में जन्म होता है तो वो भी याम घंटक योग बनाते हैं। मंगलवार के दिन अगर आद्रा नक्षत्र में जन्म होता है तो ये भी याम घंटक योग बनाते हैं। बुधवार के दिन मूला नक्षत्र में जन्म होता है, याम घंटक योग बनाते हैं। बृहस्पतिवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र में जन्म होता है तो ये याम घंटक योग बनाते हैं। शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र में अगर जन्म होता है तो भी ये याम घंटक योग बन जाएगा। और आखिर में शनिवार और हस्ता नक्षत्र में अगर जन्म होता है किसी बच्चे का तो ये भी याम घंटक योग बनाते हैं। एक्चुअली ये जो डिफरेंट जो तिथि और वार और उसके साथ नक्षत्र का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कहते हैं कि उस समय यम देवता एक्टिव होते हैं इस कॉम्बिनेशन पे। तो क्योंकि यम हमारे जीवन के लिए जीवनदायी नहीं है, जीवन को नष्ट करने वाले या जीवन को एंड करने वाले होते हैं। हालांकि वो धर्म के कारक हैं, लेकिन फिर भी जीवन को अगर कोई एंजॉय करना चाहता है, लाइफ को खुशी से वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ये सारे कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। या तो लॉन्जिविटी उस बच्चे का बहुत कम होगी, नहीं तो हेल्थ खराब होगी, नहीं तो बहुत बड़ा स्ट्रगल उसको पूरी जिंदगी भर करनी पड़ेगी। ये अशुभ योग माने जाते हैं दोस्तों। तो किसी का भी जन्म अगर इस कॉम्बिनेशन में है और उसके कुंडली में खास करके देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा जीवनदायी प्लेनेट है।
बृहस्पति दैव का कारक है, देवताओं का आशीर्वाद है। तो ये तीनों प्लैनेट बृहस्पति, चंद्रमा और रवि, ये तीनों अगर उसके चार्ट में या कुंडली में स्ट्रांग नहीं है तो उसको बचाना भी मुश्किल हो सकता है और उसकी पूरी जिंदगी भर उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रगलफुल लाइफ के लिए, कष्टदायक जीवन के लिए ये अशुभ योग है दोस्तों, याम घंटक योग। नेक्स्ट एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन बताएंगे। किसी भी कुंडली में केतु, किसी भी कुंडली में केतु ये एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। वो भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। केतु जिस भी घर में, जिस भी हाउस के साथ कॉम्बाइन करेगा, ये पराशरी ज्योतिष में भी देखा जाता है कि केतु जिस घर में बैठता है वो नंबर 3 होता है। यानी केतु अगर किसी के चौथे घर में बैठ गया लग्न के हिसाब से, चौथा घर, घर परिवार मकान बिल्डिंग इसका होता है, तो उसके 3 प्रॉपर्टी हो सकते हैं। अगर जमीन भी है तो तीनों जमीन, या तो 2 जमीन 1 बिल्डिंग, या तीनों फ्लैट्स, यानी 3 प्रॉपर्टी होने के चांसेस पूरी जिंदगी में बन जाती है। केतु जिस भी घर में बैठता है नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। केतु अगर छठे घर में होगा, 6th हाउस में, ये मैंने बहुत लोगों के पाए हैं, तो 6th हाउस मामा का होता है, माँ के जो भाई होते हैं मामा, तो केतु छठे घर में होगा तो उसके 3 मामा होते हैं। अब ये प्रेडिक्शन थोड़ा रिस्की है आज के ज़माने में, क्योंकि एक पुराने ज़माने में बर्थ कंट्रोल सिस्टम नहीं था, तो अभी तो बर्थ कंट्रोल सिस्टम है, तो अभी के ज़माने में हो सकता है ये ठीक ठाक ना लगे, लेकिन पुराने ज़माने की जो कुंडली है उसमें लगा के देखिए, केतु 6th हाउस में 3 मामा हो सकते हैं। तो केतु जिस भी घर में होगा उसमें नंबर 3 यानी 3 टाइम्स वो चीज़ करनी पड़ सकती है। केतु अगर आपके 10th हाउस में होगा, केतु अगर 10th हाउस में होंगे तो आपके जॉब 3 बार चेंज हो सकते हैं। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में 3 बार जॉब चेंज कर सकते हैं, उसके जाके स्टेबल हो जाएंगे। तो ये एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन था जो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट आया था मेरे पास, शनिदेव का लाल किताब के अनुसार दूसरे घर में यानी 2nd हाउस में होने का फल। वैसे तो देखिए लाल किताब में 2nd हाउस यानी दूसरा घर बृहस्पति और शुक्र के कंट्रोल में है। दूसरे घर के कारक है बृहस्पति, और दूसरे घर यानी राशि चक्र का जो दूसरे घर होता है वृषभ राशि, उसके मालिक है शुक्र। इसीलिए दूसरे घर को बृहस्पति और शुक्र का घर कहा गया है। तो इस घर में जो शनिदेव बैठते हैं, सबसे पहले देखिए शनि और शुक्र में तो कोई शत्रुता नहीं है, दोनों फ्रेंड है। किसी भी जगह में ये दोनों फ्रेंड है, चाहे वो लाल किताब हो चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो। और शनि और बृहस्पति में शत्रुता नहीं है, फिर भी फ्रेंड तो नहीं कहा जा सकता। तो शनि जब 2nd हाउस में बैठेंगे, दूसरे घर में बैठेंगे कुंडली में, शुक्र क्या है? शुक्र है वैवाहिक जीवन, आपका लाइफ पार्टनर, और बृहस्पति धर्म का कारक है। तो जैसे ही शनि दूसरे घर में बैठेंगे, हो सकता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को ठीक से एंजॉय ना कर पाए, या उसका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक ना रहे। कुछ लोगों के बहुत लेट मैरिज होते हैं। बहुत लेट मैरिज होने से क्या होता है, उनके जो वैवाहिक जीवन का जो सुख सुविधाएं है वो चला जाता है। और कुछ केसेस में होते हैं कि मैरिज तो ठीक ठाक टाइम पे ही हुआ है, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ वो खुश नहीं है, वो अपने लाइफ पार्टनर से दुखी है। ऐसा एक सिस्टम बन जाता है शनि अगर दूसरे घर में होंगे। शनि दूसरे घर में होने से इंसान दिखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत बुद्धिमान और बहुत चालाक है। वो सामने आके ऐसा बिहेव करेगा आपके सामने कि आप जो भी कह रहे हैं वो एकदम शांत स्वभाव में सुन रहा है, और एक्चुअली में वही कर जाएगा। जैसे वो एकदम से बेवकूफ़ है, उसको जो भी समझाया गया वो समझ गया, लेकिन हकीकत में वो ऐसा नहीं होता है। वो सब कुछ सुनता है लेकिन करता वही जो उसके दिमाग में चल रहा है। वो बदमाश नहीं है लेकिन बुद्धिमान है।
वो ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ही साधारण बेवकूफ जैसा है, लेकिन ऐसा वो है नहीं हकीकत में। तो ऐसे लोग बुद्धिमान जरूर होते हैं और अपने बुद्धि से ही वो पैसे कमाते हैं। शनि दूसरे घर में पावरफुल है या कमजोर है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मैं एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन बता रहा हूं, इसमें उतना कुछ देखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मौका मिल गया तो देख सकते हैं कि शनि कितना स्ट्रांग है लाल किताब के अनुसार, उसमें जो ग्रामर बताए जाते हैं। तो शनि सेकेंड हाउस में अगर बैठे हैं तो इंसान धार्मिक जरूर होता है, लेकिन धर्म स्थान पे जाना पसंद नहीं करता है। धर्म स्थान या मंदिर जैसे जो जगह है, तीर्थ स्थान मंदिर, ऐसे जगहों में वो जाना उतना पसंद नहीं करता है, लेकिन वो धार्मिक जरूर होता है, धर्म में उसका रुचि रहता है। शनि जब इस घर में बैठेंगे, सेकेंड हाउस में बैठेंगे और अगर अशुभ फल देते हैं तो आपको सर्प देवताओं के सामने दूध रखनी चाहिए या दूध अर्पण करने चाहिए। आप भगवान शिव जी को दूध से नहला सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, और भी जितने भी सर्प देवता हैं उनके सामने या तो दूध से आप उसको अभिषेक करें या तो दूध का अर्पण करें। तो इससे शनि का सेकंड हाउस में होने से जो अशुभ फल होते हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए, कोई भी दोष पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, हाँ कम जरूर हो जाते हैं। शनि जब दूसरे घर में होते हैं, दूसरा घर क्या होता है, वाणी का। तो दूसरे घर में शनि होने से अगर 10th हाउस में, उस कुंडली में ही 10वें घर में कोई प्लेनेट है, खास करके शनि का कोई शत्रु प्लेनेट है, तो ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी भर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने मैरिड लाइफ में, हर जगह उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अगर 10वें घर में शनि का कोई शत्रु प्लेनेट है। तो ये रहा कुछ स्नैपशॉट प्रेडिक्शन। डिटेल्स प्रेडिक्शन आप डिटेल्स कुंडली देखने के बाद बता सकते हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न है या आप लोग अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।